नमस्कार, मैं मनोज कुमार मिश्रा, प्रवक्ता तर्कशास्त्र आर इंटर कॉलेज हरदोई। कल आप लोगों से हमने वैधता के परीक्षण में पहली युक्ति रूल्स ऑफ वैलिडिटी वैधता के 6 नियमों की चर्चा की थी। 6 नियमों की चर्चा के बाद आज हम वैधता के परीक्षण में दूसरी पद्धति कौन सी है उसकी चर्चा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और दूसरी पद्धति में आज हम लोग वेन रेखा चित्र की चर्चा करेंगे। वेन रेखा चित्र से किसी भी युक्ति की वैधता और अवैधता का निर्धारण कैसे करेंगे, इसके लिए क्या तकनीकी है, कैसे हम वेन रेखा चित्र के द्वारा किसी भी युक्ति की वैधता और अवैधता को जांचेंगे, इसके लिए हमें वेन रेखा चित्र से को कैसे बनाएं। देखें, हम जानते हैं कि किसी भी न्याय वाक्य में 3 पद हैं। कौन से? मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद। मुख्य पद को हम P से डिनोट करते हैं, अमुख्य पद को S से और मध्यम पद को M से। मानक न्याय वाक्य में हम जानते हैं कि 3 प्रकार के तर्क वाक्य हो गए: मुख्य आधार वाक्य, अमुख्य आधार वाक्य और निष्कर्ष। हम इन पदों के सापेक्ष 3 वृत्त को परस्पर ओवरलैप करते हुए, परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हुए 3 वृत्तों की रचना करेंगे। इस प्रकार से, और इन तीनों वृत्तों को नामकरण दे देंगे PSM। P मीन्स आपका मेजर टर्म, S मीन्स आपका माइनर टर्म और M मीन्स आपका मिडिल टर्म, मुख्य पद, अमुख्य पद और मध्यम पद। तो वेन डायग्राम इस तरह बनाएंगे और किसी को भी कोई भी नाम दिया जा सकता है, S P M, इस तरह से करेंगे। वेन रेखा चित्र से किसी भी युक्ति की वैधता को जांचने के लिए कुछ नियम हैं, उनको ध्यान देना जरूरी है। जैसे पहला नियम क्या है कि हम सर्वव्यापी तर्कवाक्य का चित्रण पहले करेंगे। सर्वव्यापी तर्कवाक्य का चित्रण पहला नियम कहता है, यहां देखें कि सर्वव्यापी तर्कवाक्यों का चित्रण, सर्वव्यापी तर्कवाक्यों का चित्रण पहले करेंगे। अगर दोनों तर्कवाक्य सर्वव्यापी हैं, अगर दोनों तर्कवाक्य या दोनों आधार वाक्य, अगर दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों, सर्वव्यापी हों, तो किसी भी आधार वाक्य का चित्रण, किसी भी आधार वाक्य का चित्रण पहले किया जा सकता है, पहले किया जा सकता है। ठीक, और क्या जाने? सर्वव्यापी तर्कवाक्यों में या सर्वव्यापी आधार वाक्यों में, सर्वव्यापी आधार वाक्यों का पुनः चित्रण संभव है, किंतु अंशव्यापी आधार वाक्य की स्थिति में ऐसा संभव नहीं होता। ठीक,
अंशव्यापी तर्कवाक्य के लिए हम अंशव्यापी तर्कवाक्य का चित्रण के लिए अंशव्यापी तर्कवाक्य के चित्रण के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस का चिन्ह करते हैं। और इन नियमों के बाद आप इतना जानिए कि हम आधार वाक्यों का ही केवल चित्रण करते हैं, निष्कर्ष का चित्रण नहीं करते हैं। और यदि आधार वाक्यों के चित्रण से निष्कर्ष चित्रित हो जाए तो हमारी युक्ति वैध होगी, और यदि आधार वाक्यों के चित्रण से न्याय वाक्य चित्रित नहीं होता है तो हमारी युक्ति अवैध हो जाती है। अब हम एक दो एग्जाम्पल के सहायता से इन वेन रेखा चित्र से कैसे हम किसी भी युक्ति की वैधता और अवैधता का परीक्षण करेंगे, एक दो एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। उसके बाद फिर आप लोग जैसा कहेंगे। कोई युक्ति आप लिखें, जैसे कोई भी मनुष्य तार्किक प्राणी नहीं है। कुछ तार्किक प्राणी दार्शनिक हैं, और वो कह रहा है कि कुछ दार्शनिक क्या हैं, मनुष्य नहीं है। ये आपके समक्ष एक युक्ति है। यह मानक आकार में पहले से लिखी हुई है, इसलिए इसको आपको मानक आकार में लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें मुख्याधार वाक्य, मुख्याधार वाक्य, निष्कर्ष पहले से ही अपने क्रम में लगे हुए हैं। अब हमें ये निष्कर्ष के उद्देश्य और विधेय को पहचानना है। हम जान रहे हैं कि निष्कर्ष का उद्देश्य क्या है आपका, दार्शनिक, और विधेय क्या है, मनुष्य और कहाँ है, मुख्याधार वाक्य में, और दार्शनिक और कहाँ है, अमुख्याधार वाक्य में। और जो दोनों तर्क वाक्यों में जो संबंध स्थापित कर रहा है वह कौन सा पद है, तार्किक प्राणी। इसे हम क्या कहते हैं, मिडिल टर्म। तो 3 पद आ गए, तीनों पदों का प्रयोग 2-2 बार हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसकी अवस्था क्या है, EIO। आकृति इसकी कौन सी है, चतुर्थ, PM, MS और SP। हम जानते हैं कि जो ई तर्क वाक्य होता है उसमें उद्देश्य और विधेय दोनों पद व्याप्त होते हैं, और जो आई तर्क वाक्य होता है अंशव्यापी स्वीकारात्मक, उसमें कोई भी पद व्याप्त नहीं होता है। और जो आपका ओ तर्क वाक्य होता है उसमें विधेय पद आपका व्याप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इसको समीकरण के रूप में रखेंगे। अब हम इनको चित्रित करेंगे। हमने बताया कि पहले सर्वव्यापी तर्कवाक्यों का ही चित्रण होता है, और यदि दोनों तर्कवाक्य सर्वव्यापी हो तो हम किसी भी तर्कवाक्य का चित्रण पहले कर सकते हैं, चाहे वह मुख्य आधार वाक्य हो चाहे वह अमुख्य आधार वाक्य हो। इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्य आधार वाक्य तो हमारा सर्वव्यापी है, किंतु अमुख्य आधार वाक्य हमारा सर्वव्यापी नहीं है, अमुख्य आधार वाक्य हमारा अंशव्यापी है। तो हम पहले किसका चित्रण करेंगे, सर्वव्यापी तर्कवाक्य का। सर्वव्यापी तर्कवाक्य क्या कह रहा है कि P और M दोनों पद क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, दोनों पद व्याप्त हैं। तो P और M को हम चित्रित कर देंगे। दूसरा कह रहा है कि I तर्कवाक्य, वह कह रहा है कि M और S दोनों पद
अनडिस्ट्रीब्यूट हैं, अव्याप्त हैं, तो दोनों पदों में हम क्या करेंगे, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। एम और एस में क्या है, एक पद रिक्त है। एक चीज और ध्यान दें कि अगर इसमें दोनों पद, दोनों भाग खाली होते तो हम इसकी विभाजक रेखा पर क्रॉस का चिन्ह करते, किंतु इसका एक भाग पहले से भरा हुआ है, इसलिए हम खाली वाले भाग में क्रॉस का चिन्ह करेंगे। अब हम बताएं कि आधार वाक्यों का चित्रण तो हमने कर दिया। अब देखना यह है कि क्या आधार वाक्यों के चित्रण से हमारा निष्कर्ष चित्रित हो रहा है कि नहीं। तो आधार वाक्यों का चित्रण हमने कर दिया, अब आधार वाक्यों के चित्रण से हमारा निष्कर्ष चित्रित हो रहा है कि नहीं। निष्कर्ष क्या कह रहा है कि P को छोड़कर S वाला भाग अव्याप्त है, अर्थात P को पूरा छोड़ दीजिए और S वाले में देखिए कि क्या S P को पूरा छोड़ दिए, ये है P वाला भाग, P को हम पूरा छोड़ दिए, स्किप कर दिए, तो अब बचा कितना, S वाला भाग कहाँ से है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका S वाला भाग है, P वाला छोड़ दिया गया तब। तो S वाले भाग में क्रॉस का चिन्ह है कि नहीं, तो S वाले भाग में क्रॉस का चिन्ह है, अर्थात यह युक्ति क्या होगी, वैलिड होगी, वैध होगी। तो ये है आपका, इस प्रकार से आप इसका वेन रेखा चित्र से किसी युक्ति की वैधता और अवैधता का जांच करेंगे। अगर हम कोई और युक्ति दें तो एक युक्ति से हम और देख ले रहे हैं इसको, जिसमें दोनों आधार वाक्य आपके सर्वव्यापी होंगे। तो मान लीजिए कोई युक्ति है जिसमें दोनों आधार वाक्य आपके सर्वव्यापी हैं, सभी नेता भारतीय हैं, सभी विद्वान नेता हैं, सभी विद्वान भारतीय हैं। तो इनको हम पहले पहचाने। सभी तर्कवाक्य कौन से तर्कवाक्य हैं, सर्वव्यापी स्वीकारात्मक, अर्थात ए ए ए। अगर हम इनकी अवस्था की बात करें तो इनकी अवस्था क्या हो गई, ए ए ए। आकृति, आकृति में हम देख रहे हैं कि मुख्य आधार वाक्य में मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पे है और अमुख्य आधार वाक्य में मध्यम पद विधेय के स्थान पे है, अर्थात कौन सी आकृति बनी, प्रथम आकृति। ए में आपका उद्देश्य पद व्याप्त होता है, ये हो गया। अब हम तीन पद हैं, तीनों पदों को प्रतिच्छेदित करते हुए, ओवरलैप करते हुए तीन वृत्तों का निर्माण करेंगे, एस पी एम। अब ए तर्कवाक्य कह रहा है कि पी को छोड़कर एम वाला पद रिक्त है, तो पी को छोड़ दीजिए, पी को पूरा छोड़ दीजिए और एम वाले पद को आप भर दीजिए, एम वाला पद आपका रिक्त है। फिर कह रहा है कि m को छोड़ के s वाला पद भरा होना चाहिए, तो m को पूरा छोड़ दीजिए और s वाला पद आपका भर जाना चाहिए। अब कह रहा है कि p को छोड़ के s वाला पद भरा होना चाहिए। आधार वाक्यों का हम चित्रण कर दिए। आप देखेंगे कि क्या आधार वाक्य चित्रण से निष्कर्ष चित्रित हो रहा है। तो आधार वाक्य क्या है,
आधार वाक्य का चित्रण है, निष्कर्ष चित्रित हो रहा है कि नहीं। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि पी को छोड़कर एस वाला पद भरा होना चाहिए। तो पी को छोड़कर एस वाला पद देख रहे हैं, पी को हम पूरा छोड़ दे रहे हैं और एस वाला पद को देख रहे हैं कि एस वाला पद भरा है, अर्थात यह युक्ति क्या हो जाएगी, वैध हो जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार से आप वैधता और अवैधता का परीक्षण करेंगे। अगर अभ्यास की ज़रूरत होगी तो हम और अभ्यास, आप लोग अभ्यास बताएंगे, अभ्यास को हल कराया जाएगा और जो भी समस्या आएगी उसका समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।